हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिस्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर आप सभी के लेकर आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एकदम तगड़ा वाला पेपर। जी हां सर, आपके 3 मार्च की हम तैयारी करवा रहे हैं। और अभी तक आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को करिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। बस जस्ट वेट एंड वॉच, कुछ दिन बाद सर हम एकदम लाइव तोड़ने वाले हैं। सब कुछ टेंशन ना लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए सर। और प्रॉमिस करते हैं आपसे सर, हम जो देंगे सर आपको पेपर में एकदम छपता हुआ दिखाई देगा। आप सर इंपॉर्टेंट मतलब अपना नोट्स कहीं से भी पढ़िए, बट सर पेपर के लिए एसके मिस्टर भरोसा करिए। कसम सर, हर एक प्रश्न हम आपका फंसा देंगे सर बोर्ड में। ये सर आपको हम वादा कर रहे हैं आपसे। और महाभारत बैच नहीं किया ज्वाइन तो सर वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे मैंने ऐसा डिजाइन किया है। ठीक है, यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको सर पढ़िए बस। बट महाभारत बैच में मैं सर वो सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, मतलब पेपर के फॉर्मेट में। आपको मैं सर बायोलॉजी का 7 से 8 पेपर करवाऊंगा। वो 7 से 8 पेपर में आपकी सर पूरी बायोलॉजी की तैयारी हो जाए, एकदम फिनिश हो जाएगा पेपर। उसके बाद सर आपको कोई भी अन्य पेपर नहीं आपको पढ़ना है। वो सर सफिशियंट एकदम तगड़े वाले, बाकी यूट्यूब पे सर करवा ही रहे हैं। वहां पे सर आपको उसका पीडीएफ भी दे देंगे। और ये प्रॉमिस करते हैं सर, हर एक प्रश्न आपका सर 3 मार्च के दिन आएगा। जय महाभारत बैच को ज्वाइन करिए मात्र 101 रुपए में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वो सर तब के लिए जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता, मतलब होता है ना सर, रामबाण इलाज एकदम कुछ भी पढ़े नहीं है सर जी, हम जॉब करते एकदम प्राइवेट जॉब करते, बस हमें जाना है सर जी, कल एग्जाम दे के आना है, तो आज उसको लेकर पढ़ लो, काम खत्म हुआ। ठीक है हाँ हाँ, उसकी सर ये खास बात है, क्योंकि सर अपने 4 सालों का एक्सपीरियंस सर उसमें लगाया है। तो महाभारत बैच ज्वाइन कर लीजिए यूट्यूब पे सर। तगड़ा है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर महाभारत बैच का वो 7 सेट तैयार कर लो, 8 सेट। ठीक, चलिए सर। और ऐसे ही सबका है, हिंदी का, इंग्लिश का, बायोलॉजी का, आर्ट का भी वहां पे है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। पूर्णांक सर 70 नंबर का रहेगा। 30 नंबर सर आपको पास होने के लिए चाहिए, कितना सर? 23 नंबर, सॉरी 23 नंबर। और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल सर मिलने वाला है, ठीक है ना। और 3 घंटे 15 मिनट का सर आपको टाइम मिलेगा, जिसमें से 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेगा, निर्धारित रहेगा। पेपर कोड सर 348 सीएस पेपर कोड है, ठीक है ना। कुछ यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, निर्देश को देख लीजिए भैया क्या क्या है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की जो पुष्टि है नामांकित रेखा चित्र द्वारा कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं। और ये बोर्ड एग्जाम 2025 3 मार्च को एकदम छपने वाले हैं सर। अब छापिए सर, अब टाइम निकल रहा है, ठीक है ना। पढ़ना सर, मेहनत करना शुरू कर दीजिए, एकदम अपने आप को सर झोंक दीजिए आग में सर। हमें करना है सर, कुछ ना कुछ सर करना है, कुछ भी हो जाए, बस सर यही आपके अंदर होना चाहिए। सबसे पहले सर हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं। पहला यहाँ पे सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बीजांड का वो स्थान जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा होता है कहलाता है सर, उसको लोग हम लोग हाइलम बोले तो नाभिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिका बोलते हैं। टीबी के टीके का सर नाम क्या होता है? बीसीजी होता है। क्या होता है सर? बीसीजी जो होता है टीबी के टीके का नाम होता है, आप लोग याद रखिए। अगले प्रश्न यहाँ पे, भारत में रामदेव मिश्रा को किस विषय या अध्ययन के जनक के रूप में जाना जाता है सर? पारिस्थितिकी। किसके? पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें होता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग हम लोग चिकित्सा में भी करते हैं, कृषि में भी करते हैं, परजीवी में भी करते हैं, यानी परजीवी में भी किया जाता है। यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका निश्चित उत्तरीय प्रश्न है सर, एक एक नंबर का आता है पेपर में आपकी बोर्ड में। और आए हुए प्रश्न है, आप जाके देख लीजिए सर जी, उठा लीजिए पिछले साल ये सर पेपर में आए हुए प्रश्न जो आपके बोर्ड में आता है सर, हम आपको वही देंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा सर, हम कुछ भी ला के यहाँ पे दे देंगे नहीं। जो आपके सर बोर्ड में बनता है वही आपको हम देंगे। आपके सारे सेट का मैं एक प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ, आप वहाँ पे रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी सर महाभारत बैच से जुड़े हैं तो कसम से सर, भाई साहब उसका सर एकदम मतलब हम बोलेंगे ही नहीं कुछ भी। यार 100 150 की आपकी एक क्वेश्चन बैंक आती है, 150 की क्वेश्चन बैंक आती है। मैं आपको 101 रुपए में सर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश कसम से सर तगड़ा वाले सर उसमें एक आपको कंटेंट दिया हूँ, ठीक है ना। और साथ ही साथ पीडीएफ दे रहे हैं, लाइव मैं खुद सॉल्व करा रहा हूँ। और क्या चाहिए सर? अब भाई इतना तो कसम से चाहिए, नहीं तो सर अगर हम जो कंटेंट टीम है ना सर उनको देना पड़ता है, नहीं तो सर हम ले भी ना, वो भी सर फ्री कर दें एप्लीकेशन में। इसीलिए मन लगा के सर पढ़ो, काम खत्म हुआ, ठीक ना। दूसरे का है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है भैया? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। और कौन सी योग लोग ग्रहण करते हैं भैया? CO2। CO2 ग्रहण होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है, जो कि ऑक्सीजन हम लोग अपना सांस लेने में उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? यानी डीएनए अणु को काटने का एंजाइम कौन सा है, मतलब तोड़ने का। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो उत्तर लिखेंगे, डीएनए अणु को काटने के लिए एक प्रतिबंध एंजाइम का
उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, मनुष्य में लिंग निर्धारण हेतु किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? तो मनुष्य में लिंग निर्धारण हेतु किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, मनुष्य में लिंग निर्धारण मनुष्य में लिंग निर्धारण मनुष्य जाति में स्त्री और पुरुष का भेद अर्थात लैंगिक द्विरूपता, त्रिसहमे जोड़ी अर्थात लिंग गुणसूत्रों की भिन्नता के कारण निर्धारित होता है। माता पिता से जिस संतान को 44+XY गुणसूत्र प्राप्त होता है वो सर पुत्र होता है, और जिसे 44+XX गुणसूत्र प्राप्त होता है वो क्या होती है सर? पुत्री होती है। ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पे, लीडिंग कोशिकाओं का क्या कार्य होता है? भैया हर साल पेपर में आता है। लीडिंग कोशिकाओं का होता है काम टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करना। देखिए, लीडिंग कोशिकाएं वृषण अंतराली ऊतक में मौजूद होती हैं और इनका मुख्य कार्य शुक्र जनन और एनाबॉलिक कार्यों को रखरखाव के लिए टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करना होता है। किसका? टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करना लीडिंग कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है, मेन रोल होता है। ठीक। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है ध्यान दीजिएगा, जैव विविधता तप्त स्थल क्या है? या कभी कभी आता है जैव विविधता हॉट स्पॉट के नाम से जानते हैं। हॉट स्पॉट। अच्छा, हॉट स्पॉट शब्द का आपने नाम सुना होगा जब कोविड-19 आया था, कोरोना वायरस में आप इसको सुने होंगे हॉट स्पॉट का नाम। ऐसा क्या था पता है? क्योंकि मतलब एक ही चीजें जब एक ही स्थान पर हो जाता है और बहुत तेजी के साथ विस्फोट होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट कहते हैं। यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां पर बहुत अधिक जैव विविधता होती है उन्हें जैव विविधता तप्त स्थल कहते हैं, और इसकी अवधारणा सर्वप्रथम 1988 में नॉर्मन मेयर्स ने दिया था। किसने दिया था? नॉर्मन मेयर्स ने दिया था। याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है? ऐसे क्षेत्र जहां पर बहुत अधिक जैव विविधता होती है उन्हें जैव विविधता तप्त स्थल, जैव विविधता हॉट स्पॉट कहा जाता है, और इसकी अवधारणा सर्वप्रथम 1988 में नॉर्मन मेयर्स ने दिया था। किसने दिया था? नॉर्मन मेयर्स ने दिया था। ठीक ना। फिर उसके बाद आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, बहुत प्यारे समझते हैं, एकदम एकदम सर फ्लुएंट, एकदम तगड़ा, एकदम करे जा। ये जो प्यारी सी मुस्कान है ना सर, ये मुस्कुराहट के साथ अगर आप पढ़ाई पढ़ाई करेंगे ना, एकदम दिमाग में छपेगा, छपेगा। इंपॉर्टेंट है सर, नोट कर लो भैया, इंपॉर्टेंट है एकदम, पेपर में आने वाला। 3 मार्च के दिन सर आपका पेपर है ना? पेपर है ना? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, 3 मार्च के दिन पेपर है ना? जाना छाप देना सर, कसम से छाप देना। हर एक प्रश्न सर आएगा, ये सर मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, टेंशन ना लो। क्या यहाँ पे वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए की द्विकुंडलित मॉडल का केवल नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है सर। वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का चित्र सर देखिए, ये क्या भैया? ये वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत द्विकुंडलित मॉडल का क्या है? चित्र है। किसका है सर? डीएनए का। बना लीजिए। ठीक ना। ये देखिए यहाँ पे, ये जो है आपके ये बेस जोड़े हैं। ये जो बेस जोड़े होते हैं एडिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन के क्या होते हैं? बने होते हैं। ठीक। और ये जो होता है आपका ये सर्कल, मतलब जो होता है ये शर्करा फास्फेट का एक आधार होता है जिसको हम लोग बैकबोन के नाम से जानते हैं। तो ये आप फिगर देन आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सिंपल सा एकदम साधारण मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है ना। कोई दिक्कत है क्या? अरे गुरुदेव कोई दिक्कत नहीं, बस यही सर आपके चेहरे पे होना चाहिए मुस्कान। अगला प्रश्न है यहाँ पे, किसी एक यौन संचारित रोग का नाम लिखिए एवं उसकी रोकथाम के उपाय का वर्णन कीजिए। कोई एक यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग क्या होता है? ऐसे रोग जो कि जानलेवा होते हैं, यौन संबंध बनाने से फैलते हैं, उसे हम लोग यौन संचारित रोग कहते हैं। ऐसे रोग जो कि यौन संबंध को बनाने से फैलते हैं उन्हें हम लोग यौन संचारित रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? यौन संचारित रोग कहते हैं। और इसके क्या रोकथाम है और उपाय हैं उसको आपको बताना है। ठीक। चलिए जानते हैं सर, ऐसे रोग जो शारीरिक संबंध यानी कि यौन संबंध के द्वारा एक दूसरे व्यक्तियों में फैलते हैं उन्हें यौन संचारित रोग यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं। इसको हम लोग एसटीडी के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? एसटीडी। यौन संचारित रोग को एसटीडी के नाम जानते हैं। कभी कभी बायोलॉजी में बोला जाता है। एसटीडी का पूरा नाम तो सीधा बोला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के नाम से जानते हैं, यानी कि यौन संचारित रोग कहलाता है। इन्हें रंजित रोग भी कहते हैं, जो कि जनन मार्ग संक्रमण भी कहा जाता है। और इन्हें क्या कहा जाता है? जनन मार्ग संक्रमण रोग से भी नाम से जानते हैं। कौन सा रोग? जनन मार्ग संक्रमण रोग के नाम से जानते हैं। ठीक। एड्स, सुजाक, गोनेरिया, उपदंश यानी सिफिलिस आदि यौन संचारित क्या है सर? रोग हैं। ओके। यौन संचारित रोगों से बचने के उपाय क्या क्या हैं?
तो यौन संचारी रोगों से बचने के उपाय जो हैं वो निम्नलिखित हैं। क्या-क्या है देखिए यहाँ पे। सबसे पहला, किसी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग की गई इंजेक्शन का दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये करने से यौन संचारी रोगों से बचा जा सकता है। उसके बाद, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से हमें बचना चाहिए। उसके बाद, व्यक्तिगत साफ-सफाई का उचित ध्यान रखना चाहिए। रक्त आदान केवल शुद्ध रक्त को ही ग्राही व्यक्ति को करना चाहिए। तो ये यौन संचारी रोगों से बचने के क्या है सर? उपाय हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है देखिएगा। टर्नर एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यानी टर्नर और क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम होते हैं, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है ये बताना है। तो पहले डालेंगे टर्नर सिंड्रोम हेडिंग, उसके बाद डालेंगे क्या? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आप हेडिंग डालेंगे। तो सर टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम गुणसूत्रों से संबंधित रोग है। इस रोग में मादा का एक्स गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र से गायब हो जाता है और गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर कितनी हो जाती है? 45 हो जाती है। बोले तो 45 हो जाती है। उसे हम लोग टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, ठीक? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम गुणसूत्रों से संबंधित रोग है और इस रोग में एक्स गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रतिलिपि XXY बन जाती है और यह रोग पुरुषों में होता है। अतः क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 46 के स्थान पर कितनी हो जाती है सर? 47 हो जाती है। बोले तो 47 हो जाती है, ठीक? इसको नोट कर लीजिए। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है जो प्यारा सा। पौधों में दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज किसने किया था? तो डबल फर्टिलाइजेशन की, दोहरा निषेचन की खोज भैया नमास्टीन ने किया था। ये बहुत ही सिंपल है और आपके पेपर में सर आता है, इसको तैयार कर लीजिएगा और गारंटी लेते हैं सर आप 3 मार्च के दिन जब सर आप बोर्ड परीक्षा देने बैठेंगे, हर एक प्रश्न सर आप सॉल्व करके आएँगे। ये सर शिवम का सर गारंटी है। और हाँ, महाभारत बैच ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सर वो सेट मैं दे दिया हूँ, जो सर आपके बोर्ड में आएगा। वीडियो सॉल्यूशन भी है। जैसे मान लीजिए मैंने सेट 1 आपको पेपर समझाया तो सबसे पहले उसका वीडियो, फिर आपको उसका पीडीएफ, ताकि आपके सर दिमाग में वो घुसे, ठीक ना? चलिए, सर दोहरा निषेचन क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। निषेचन की क्रिया में नर युग्मक का अंड कोशिका से मिलकर द्विगुणित युग्मनज बनना, द्विगुणित केंद्रक का नर युग्मक से संलयन दोहरा निषेचन कहलाता है। द्विनिषेचन खोज किसने किया था भैया? नवास्चीन ने किया था। याद रखिएगा, द्विनिषेचन की खोज किसने किया था? आपके ऑब्जेक्टिव में आता है तो सीधा बोलिएगा सर नवास्चीन ने द्विनिषेचन की खोज की थी। किसने किया था द्विनिषेचन खोज? आप कमेंट करिए सर, नवास्चीन ने द्विनिषेचन की खोज किया था। बहुत बढ़िया, गुड 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 आंसर। ऐसे ही आपको आंसर करना है। अगला यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या है ध्यान देना। मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। मेंडल के सब पृथक्करण के कौन-कौन से नियम हैं, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं मेंडल के कौन-कौन से नियम हैं। तो मेंडल का जो पृथक्करण का नियम सर होता क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का नियम भी इसे बोलते हैं। किसे कहते हैं? तो मेंडल का यह नियम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहलाता है। मेंडल का पृथक्करण नियम क्या होता है? मेंडल का यह नियम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहलाता है। किसी लक्षण को संतत तक ले जाने वाले कारक अलग-अलग हो जाते हैं तथा यह कारक अगली पीढ़ी में जाने से पूर्व पुनः युग्म बनाता है। इसी कारण माता और पिता के कारक संतति में अपना प्रभाव दिखाते हैं। उसे हम लोग मेंडल का पृथक्करण का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंडल का पृथक्करण का नियम कहते हैं। उसके बाद ये सारे के सारे आपके क्या आंसर लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मतलब ये समझ लीजिए कि जो आप लोग क्वेश्चन बैंक से पढ़ते हैं वो मैं आपको सारा यहीं पे दे दे रहा हूँ डाटा। एक पेपर में सब कुछ आपका सॉल्व हो जा रहा है। मतलब आपका अति लघुत्तरी भी सॉल्व हो जा रहा है, लघुत्तरी भी सॉल्व हो जा रहा है, ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो जा रहा है, विस्तृत उत्तरी भी हम आपको प्रश्न दे दे रहे हैं, ठीक है ना? और वो सब सिलेक्टेड वाले आपके प्रश्न हैं। आप क्वेश्चन बैंक निकालिएगा, अभी हम आपको देंगे भी करने के लिए। वो सारे प्रश्न भाई साहब डेली आप रटो, मेहनत करो, क्योंकि मेहनत से ही हमें सर सफलता मिलती है। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं सर, आप बस आँख बंद करके सर मेहनत करना शुरू कर दीजिए। सर हमारे अंदर डिमोटिवेशन आता है कि सर हमारा एग्ज़ाम है, हम फेल हो जाएँगे तो क्या करेंगे? मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर आती रहती है। तो मैं आपसे एक चीज़ करना चाहता हूँ, बोलना चाहूँगा ये कि आपके माँ-बाप दिन-रात किसके लिए मेहनत करते हैं? आप खुद से सवाल पूछिए, सर आपके लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? आपके लिए करते हैं ना? जब आपके माँ-बाप दिन-रात आपके लिए मेहनत करते हैं तो आप उनको क्या देंगे? सर हम अच्छा नंबर ला के देंगे बस। यही अपने आप से प्रॉमिस कर लीजिए, कसम खा लीजिए कि हम अपने माँ-बाप को खुशी के आँसू देंगे। उदास नहीं होने देंगे, गम के आँसू नहीं देंगे। क्यों?
क्योंकि सर ये जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, इस पे सर पैसा किसने इन्वेस्ट किया है? आपके माँ-बाप ने मेहनत की है, मतलब इन्वेस्ट किया है, वो भी मेहनत करके। पता है सर, हम चाहते ना तो ये जो फीस है, मैं लोगों की तरह मैं देखता हूँ, मतलब कि हँसी आती है, आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे ₹49 में बेच रहे हैं, हम कभी स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर देंगे, वो मेरे ही पेपर बेच दे रहे हैं, लेकर। भाई मतलब कुछ भी चल रहा है यहाँ पे। इसीलिए सर मैं एप्लीकेशन लाया और वहाँ पे मात्र ₹101 में सर मैं लाइव पेपर आपको सॉल्व करा रहा हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ सर, हर एक पेपर के जो प्रश्न हैं सर आपके बोर्ड में छपेंगे, बट आपको वो सारे आपके पेपर रटे होने चाहिए। उतना रट लेते हैं ना, बाकी यूट्यूब पे सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ते जाइएगा, वो रट लीजिए, सर काम खत्म। वो रट लीजिए यूट्यूब पर सर देखिए खोल के, काम खत्म, दैट्स ऑल मैटर। उससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है, ये मैं सर आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है? महाभारत बैच अगर आपने ज्वाइन कर लिया आज, तो मान लीजिए कल आपका पेपर है, आज ही पढ़ लो, आज ही पढ़ लो भाई साहब, कल पेपर देने चले जाओ, निकल जाएगा, निकल जाएगा। 22 फरवरी के दिन, 24 फरवरी के दिन आपने हिंदी का पेपर नहीं पढ़ा है ना, 22 फरवरी के दिन बैठो, 23 फरवरी तक आप पूरा महाभारत बैच का जो सेट है पढ़ लो, सॉल्व कर लो, 24 को चले जाओ। बाकी यूट्यूब पे सर जो पढ़ाएंगे उसको पढ़ लेना। काम खत्म यार, कसम से कुछ पढ़ना ही नहीं है, उसके बाहर आएगा ही नहीं। तो ये सर अपने अंदर कैपेसिटी रखते हैं आपको देने का, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। क्योंकि सर हमें आपके पैसे का कद्र है सर। ये जो पैसा सर आपने ₹101 दिया है ना, आपके सर पिताजी की मेहनत का है सर। बहुत सारे बच्चे सर खुद जाके जॉब करते हैं, तो सर हर ₹1 की कीमत होती है। लेकिन लोगों को लगता है यार बस इतना ही, सर एक-एक रुपया का सर हम आपको वसूल करा देंगे। ये प्रॉमिस कर रहा है शिवम आपसे। जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है? मतलब जो जैव उर्वरक हैं, मतलब कि जो जैविक पदार्थ होते हैं, वो हमारे मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। सर कैसे, हाउ? समझने के लिए ध्यान ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए गाय है, गाय जीव है, वो उससे क्या निकलता है? गोबर निकलता है। हम गोबर को एक जगह इकट्ठा करके सड़ा देते हैं। सड़ाने के बाद जब वो सड़ जाता है, तब हम उसे जाते हैं खेत में फेंक देते हैं और वो मिट्टी में सर उसको मिक्स कर देते हैं, ठीक? तो खाद के रूप में हो जाता है। तो वो जैव उर्वरक है और अब वो खेत की उर्वरता को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो वही क्या कहलाता है? जैव उर्वरक। तो इसको बताना है। तो विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ जैसे गोबर, फलों एवं सब्जियों के छिलके, घास-भूसा, जीवों के मलमूत्र आदि को एक गड्ढे में इकट्ठा किया जाता है, जहाँ नमी, हवा की उचित मात्रा उपस्थित होती है। सूक्ष्मजीव, कवक एवं जीवाणु की उपस्थिति में जैव रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ये कंपोस्ट खाद में परिवर्तित हो जाते हैं और यह खाद फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। और इस जैविक खाद के उपयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या होती है? काफ़ी हद तक बढ़ती है, क्योंकि ये मिट्टी की नमी में आसानी से क्या हो जाते हैं सर? घुल जाते हैं तथा मिट्टी की जल अवशोषण क्षमता को बढ़ा देते हैं। इसके साथ-साथ जैविक खाद से मिट्टी में लाभप्रद सूक्ष्मजीवों की संख्या बढ़ जाती है और मिट्टी में छिद्र बढ़ जाते हैं, जिससे गैसों का आदान-प्रदान आसानी से होता है और इस तरह से जैविक खाद मिट्टी की संरचना को सुधार कर उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है एवं फसल उत्पादन की दर को भी क्या करता है? बढ़ाता है। ये क्या कहलाते हैं सर? जैव उर्वरक कहलाते हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए आपको। अगला प्रश्न यहाँ पे, मरुस्थलीय पौधों तथा जंतुओं के अनुकूलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सर मरुस्थलीय पौधे कैसे होते हैं और जंतुओं का अनुकूलन सर, इस पे संक्षिप्त टिप्पणी करना है। तो सर लिखते हैं यहाँ पे, मरुस्थलीय पौधों, पादपों और जंतुओं के अनुकूलन, हेडिंग डाल लीजिए। अब इसमें हम लोग लिखेंगे, ठीक? मतलब मरुस्थलीय पादपों और जंतुओं के अनुकूलन, एक अनुकूल होता है, एक प्रतिकूल होता है। जैसे कि जब जाड़ा आता है, तो क्या हम इसके प्रतिकूल होते हैं? सर बिल्कुल होते हैं। जाड़ा के हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिकूल होते हैं कि अनुकूल? अगर प्रतिकूल करेंगे, तो भाई साहब दिक्कत हो जाएगा। तो क्या सर जी अनुकूल रूप से ढल करते हैं, आप प्रतिकूल हो जाते हैं। हाँ गुरुदेव, अब ठंडी आए तो ठंडा पानी तो नहाएँगे नहीं, तो क्या करेंगे भैया? गर्म पानी नहाएँगे। ठंडा है तो गर्म करेंगे, गर्म है तो ठंडा करेंगे। जस्ट प्रतिकूल। ठीक है ना? यानी कि हम उसके अनुरूप ढल जाएँगे, अपने आप को ढाल लेंगे, उसको क्या कहते हैं? अनुकूलन। यानी आप लिखेंगे कम वर्षा वाले स्थानों की जलवायु शुष्क हो जाती है तथा मिट्टी रेतीली एवं मृत हो जाती है। ऐसे स्थान को मरुस्थल या रेगिस्तान कहा जाता है और इस प्रकार के आवासों में उगने वाले वनस्पतियों को मरुभूत कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इन आवासों में पाए जाने वाले प्राणियों को मरुस्थलीय प्राणी के नाम से संबोधित किया जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी में जल उपस्थित होने के बाद भी पौधे द्वारा इनका उपयोग नहीं होता और ऐसे स्थान में लवण अम्ल की अधिकता हो सकती है। ठीक है ना? अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है? प्रश्न यहाँ पे, एस के रिश्ता क्या है, इसके बचाव तथा उपचार का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सर एस के रिश्ता क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। एस के रिश्ता संघ, एस के
हेल्मिस्थीनिज के परजीवी एस्केरिस के संक्रमण से फैलता है और यह मनुष्य की आंत में संक्रमित भोजन के माध्यम से पहुंचता है। इसके अंडे मनुष्य की आंत में वृद्धि करके यकृत हृदय फेफड़े को क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं। लक्षण पेट में ऐंठन, अतिसार, गैस्ट्रिक अल्सर, उल्टी, घबराहट आदि इसके क्या होते हैं सर, मुख्य लक्षण हैं। रोकथाम और उपचार, सबसे पहला आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। ठीक, अगला भोजन को मक्खियों के संपर्क से दूर रखना चाहिए। प्रदूषित भोजन, जल आदि का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे दैनिक साफ सफाई का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए और मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि को समझाइए। हम मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि और तगड़ा तरीका से आपको समझा देंगे, टेंशन ना लीजिए, भूलेंगे नहीं। चलिए सर यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ पे, अनिषेक जनन, ठीक है ना, इसको हम लोग देखते हैं। तो अनिषेक जनन, इस प्रक्रिया में बिना निषेचन के मादा अंडे से भ्रूण का विकास होता है और इससे बने अधिकतर अंडे क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। मतलब समझिए, इस प्रक्रिया में बिना निषेचन के ही मादा अंडों का क्या होता है, विकास होता है और अधिकतर जो अंडे होते हैं वो क्या होते हैं, अगुणित ही होते हैं। ठीक है ना। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण मधुप ड्रोन द्वारा प्राप्त क्रोमोसोम की समुच्चय संख्या पर आधारित होती है। रानी मधुमक्खी का निर्माण शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन के फलस्वरूप होता है तथा नर यानी नर ड्रोन का निर्माण अनिषेचित अंडों से होता है। मादा द्विगुणित होती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है और नर क्या होता है, अगुणित, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 16 होती है। बहुत इसको अच्छे से आप थोड़ा याद हम आपको करा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। कैसे सर, जैसे मान लीजिए ये क्या है, मादा मधुमक्खी है, क्या है, मधुमक्खी है। ये क्या है आपका, नर मधुमक्खी, ठीक है ना। जो मादा मधुमक्खी होती है ये द्विगुणित होती है यानी 32 होती है और नर मधुमक्खी अगुणित यानी कि 16 होता है, 16 ही रहेगा। अब मादा मधुमक्खी में जब समसूत्री विभाजन होता है तो 16 16 गुणसूत्रों में क्या होता है, बढ़ जाता है। इसमें 16 होता है तो ये 16 में ही टूटेगा। अब ये 16 जब ये 16 से मिलेगा तो कितना हो जा रहा है, 32 हो जा रहा है। और 32 कौन सा है, मादा मधुमक्खी। बोले तो क्या बन रही है भैया, मादा रानी बन रही है। क्या बन रही है, रानी बन रही है। और यहाँ पे क्या बच रहा है, 16। और जब 16 बच रहा है तो ये क्या होगा, ये बनेगा ड्रोन। बोले तो क्या, नर। बस काम खत्म, और कुछ भी नहीं है। बस समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए समझ में आया तो, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक, बहुत ही सिंपल से देखेंगे। अब ये प्रश्न आप क्वेश्चन बैंक खोलो, टिक लगा लो और हम सॉल्व भी करा देंगे, चिंता मत करिएगा। अंडजनन क्या है, अंडजनन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। अगर आपने महाभारत बैच ज्वाइन किया तो वहां पे इसका मिला हुआ है ऑलरेडी, आप वहां पे पढ़ सकते हैं, हम आपको पढ़ा भी देंगे। एक संकर क्रॉस का उपयोग करते हुए प्रभाविता नियम तथा विसंयोजन नियम की क्या करिए सर, व्याख्या कीजिए। डेयरी तथा कुक्कुट फार्म प्रबंधन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पारजीवी जंतु क्या है, इस तरह के पारजीवी जंतुओं के 4 आपको लाभ लिखना है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे छठा प्रश्न है। छठा देखिएगा प्रश्न क्या है आपका, नस्ल ब्रीड शब्द से आप क्या समझते हैं, पशु तथा मुर्गी के उन्नत नस्ल का एक उदाहरण लिखिए और अंतः प्रजनन तथा बहि प्रजनन के बीच आपको एक अंतर स्पष्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है, जैव आवर्धन और सुपोषण के बीच। उसके बाद यहाँ पे लसिकाभ अंग क्या है, मानव में पाए जाने वाले प्राथमिक तथा द्वितीयक लसिकाभ अंगों के एक एक उदाहरण और उनके क्या लिखना है, आपको कार्य लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपका है बीटी जीविस क्या है और यह जीविस बैसिलस में बैसिलस को क्यों नहीं मारता, ठीक ना। उसके बाद ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। अच्छा ये सर किन नंबर के आएंगे सर, 5 अंकों के आएंगे, 5 नंबर के। मनुष्य में निर्जन तंत्र का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए अणु की द्विकंडलीय संरचना का वर्णन कीजिए। अथवा ये नहीं आ रहा तो इसको कर सकते हैं, ये क्या सर यहाँ पे अनुकूली विकिरण से आप क्या समझते हैं, गैला पैगास द्वीप की डार्विन फ्रिंज तथा ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल में अनुकूली विकिरण को समझाइए। उसके बाद यहाँ पे 9वां है पारिस्थितिक अनुगमन क्या है, जल में जलारंभी तथा सूक्ष्म क्षेत्र में सूक्ष्म तारंभी होने वाले पादप अनुक्रमणों की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ये नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हैं, कौन सा सर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला कर सकते हैं। वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण के कारणों तथा मानव स्वास्थ्य पर इनके प्रभावों की विवेचना कीजिए और वायु प्रदूषण के नियंत्रण में उपायों का उल्लेख कीजिए। तो ये रहा सर आपका क्लास 12 बायोलॉजी का 3 मार्च के दिन एकदम छपने वाले सर पेपर है। और हाँ, अभी तक आपने महाभारत बैच नहीं ज्वाइन किया सर, वो सिलेक्टेड पेपर वहां से तैयार कर लो, अभी टाइम है।
और मैं तो इतना गारंटी ले रहा हूँ महाभारत बैच की सर, इतनी कैपेसिटी है कि कल पेपर है, आज दिए गए सेट पढ़ के चले जाओ, गारंटी शिवम की सर। 70 में सर तोड़ देंगे पूरा नंबर, ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।